गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल और ऑर्गेनिज्म, यानी कॉम्पिटेंट होस्ट बनाना। तो एक प्रोसेस तो हमारा ये है जो हम पहले करते आए हैं कि मान लो ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, इसको हम प्लास्मिड के अंदर इंट्रोड्यूस करा दें, इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पर, ठीक है, और उसको फिर हम होस्ट सेल में डाल दें यहाँ पर। तो ये हमारा तो वेक्टर के थ्रू जो है, जैसे मान लो ये प्लास्मिड है, इसमें हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला और फिर इसको हमने होस्ट सेल यानी बैक्टीरिया के अंदर एंटर करा दिया। मान लो ये हमारा इंसुलिन का जीन है, इंसुलिन के जीन को हमने प्लास्मिड में इंट्रोड्यूस कराया और इसको फिर हमने इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया, जो कि हमारा नॉर्मल प्रोसेस होता है कि हमारा इंसुलिन के जीन को प्लास्मिड में डाला, प्लास्मिड डालकर इकोलाई में डाल दिया और फिर वहाँ पर हमने इंसुलिन बना लिया और उस इंसुलिन को हम यूज़ कर लेते हैं डायबिटिक पेशेंट में। ये तो हमारी नॉर्मल प्रोसेस है। पर अब हम क्या चाहते हैं कि हम इसको विदाउट वेक्टर होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर कराएं। किसको? जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको हम डायरेक्टली जो है वेक्टर के बिना हम होस्ट सेल के अंदर या ऑर्गेनिज्म के अंदर डालें। ये हमारा नॉर्मल प्रोसेस था जो अभी तक हम करते आए हैं। पर अब हम करने जा रहे हैं कि हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल के अंदर या ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस कराना बिना वेक्टर के। अब इसको कराना क्यों मुश्किल है? क्योंकि डीएनए हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, मतलब वाटर लविंग है। पर हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है? लिपिड्स हैं, वहाँ पर लिपिड्स हैं। तो लिपिड सॉल्युबल तो उसके अंदर आराम से एंटर कर सकता है, पर जो वाटर सॉल्युबल है उसको अंदर एंटर करने में मुश्किल होती है। इट कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि लिपिड सॉल्युबल को तो इजीली जाने देगा, पर जो लिपिड सॉल्युबल नहीं है उनको जाने में ये प्रॉब्लम करेगा। So in order to force bacteria to take up the plasmid, the bacteria cell must first be made competent to take up the DNA। competent बनाना है हमको, उसको competent बनाना है, मतलब ऐसे योग्य बनाना है कि वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अंदर ले सके। क्योंकि लिपिड सॉल्युबल तो आराम से चला जाएगा, पर लिपिड सॉल्युबल नहीं है तो अंदर जाने में उसको मुश्किल होगी। तो हमें उस सेल को यानी बैक्टीरिया सेल को competent बनाना है कि वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ले सके। अब हम उसको कैसे बनाएंगे? This is done by treating with a specific concentration of divalent cation। डाईवैलेंट कैटायन यानी जिसकी वैलेंसी 2 हो, जिसकी वैलेंसी 2 हो। डाईवैलेंट कैटायन जैसे कैल्शियम विच इंक्रीजेज द एफिशिएंसी विच डीएनए एंटर्स द बैक्टीरियम थ्रू पोर्स इन इट्स सेल वॉल। इससे क्या होता है, जो कैल्शियम है जो इसमें मेनली यूज़ किया जाता है कैल्शियम क्लोराइड। अब ये कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है कि उसके जो है उसमें जब उसको ट्रीट किया जाता है तो होस्ट सेल को कॉम्पिटेंट बना देता है, जिससे कि वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इजीली ले सके। तो हम यही वाला मेथड पहले करेंगे, इसको हम केमिकल मेथड भी बोलते हैं। तो क्या है ये? ट्रांसफॉर्मेशन। रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैन देन बी फोर्स इनटू सच सेल बाय इंक्यूबेटिंग द सेल विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस। तो इसमें अब हम क्या करते हैं, पहले तो हमने इसको कैल्शियम से ट्रीट करा दिया और उस कैल्शियम के लिए हमने क्या यूज़ किया? कैल्शियम क्लोराइड। उसके बाद हमने उसको क्या किया, पहले आइस पे डाला, फिर हमें उसको हीट शॉक दिया। हीट शॉक मतलब उसको 42 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया। तो जिससे क्या हुआ, ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था हमारा वो यहाँ आके लग गया, ठीक है, जब हमने उसको ट्रीट कराया। उसके बाद जब हमने उसको हीट शॉक दिया तो वहाँ पर क्या बन जाते हैं, ऐसे पोर्स बन जाते हैं और इन पोर्स के थ्रू ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए अंदर एंटर कर जाता है। क्या होता है, हीट शॉक जब कराते हैं तो इसकी जो मेम्ब्रेन है उसमें पोर्स बन जाते हैं, ये पोर्स बन जाते हैं। इस पोर्स के थ्रू ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए अंदर एंटर कर सकता है, तो ये इसके अंदर एंटर कर जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको पहले आइस पे रखना पड़ता है, ठंडा करना पड़ता है और फिर हमें इसे गर्म करना पड़ता है। कहाँ तक? 42 डिग्री सेल्सियस पर, जिसको हम बोलते हैं हीट शॉक। फिर उसको हम आइस पे रखेंगे, जिसकी वजह से इसका जो पोर साइज़ बन रहा है, पोर बन जाते हैं यहाँ पर, और ये पोर इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अंदर ले लेते हैं। तो हमारा काम हो गया, यानी हमने बैक्टीरिया को कॉम्पिटेंट बना दिया और जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था उसको बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। तो पहले आइस से ट्रीट किया, फिर हीट शॉक किया, फिर आइस किया, तो वहाँ पोर्स बन गए जिससे ये चला गया। और पहले हमने उसको क्या किया, कैल्शियम क्लोराइड से ट्रीट करा के कॉम्पिटेंट बनाया ताकि ये इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ले सके। तो पहला मेथड तो हमारा ये हो गया। इसके अलावा 2 मेथड और हैं। कौन कौन से? एक है माइक्रो इंजेक्शन, एक है बायोलिस्टिक और जीन गन। अब आप उसको कैसे याद रखोगे? देखो, बायोलिस्टिक और जीन गन। अब गन क्या होता है, अगर आप गन से किसी को मारेंगे, मान लो एनिमल को, तो अगर उसकी डेथ हो जाती है तो आप वो तो बैन है, ऐसा आप कर नहीं सकते। तो इसका मतलब जो जीन गन मेथड है वो हम एनिमल के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ये सिर्फ याद करने के लिए बता रही हूँ। तो इसके किसके लिए यूज़ करेंगे हम इसको? प्लांट्स के लिए
जो सूटेबल है, मोर सूटेबल है वो प्लांट्स के लिए है, और माइक्रो इंजेक्शन जो है मोर सूटेबल है एनिमल्स के लिए। ये याद करने का तरीका बताया आपको। तो माइक्रो इंजेक्शन में क्या करते हैं कि इसको डायरेक्टली जो है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंजेक्शन के थ्रू डायरेक्टली सेल के न्यूक्लियस में इंजेक्ट करा दिया जाता है। बहुत पतली सी होती हैं जिनके थ्रू डायरेक्टली जो है वो इसके न्यूक्लियस में इंजेक्ट करा दिया जाता है। और बायोलिस्टिक और जीन गन के अंदर क्या करते हैं, यहाँ पर गोल्ड और टंगस्टन जो कि रिएक्टिव मेटल नहीं है, अनरिएक्टिव मेटल्स हैं, उन पे ऊपर जो है वो डीएनए की कोटिंग होती है, और उसको हाई वेलोसिटी के साथ जब बम्बार्ड किया जाता है तो ये सीधे न्यूक्लियस के अंदर एंटर करा दी जाता है। मतलब इतनी तेज़, जैसे मान लो ये बुलेट है, वो बुलेट बनी है गोल्ड एंड टंगस्टन की, और उसके ऊपर डीएनए लगा दिया गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और उसको इतनी तेज़ी से इतनी हाई वेलोसिटी से भेजा जाता है कि वो सीधा डायरेक्टली जो है वो इसके न्यूक्लियस के अंदर, होस्ट सेल के न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर जाता है। तो ये हम प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं, बायोलिस्टिक और जीन गन, और माइक्रो इंजेक्शन एनिमल्स के लिए। उसके बाद हमारा एक ये मेथड था ट्रांसफॉर्मेशन वाला, यानी कॉम्पिटेंट होस्ट वाला, या केमिकल मेथड, हीट शॉक मेथड भी इसको बोल सकते हैं, जिसमें हम उसको पहले कैल्शियम क्लोराइड से ट्रीट कराते हैं, फिर हीट शॉक कराते हैं ताकि पोर्स बन जाए और पोर्स से वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एंटर कर ले। तो ये हमारा वो मेथड है जहाँ पर हम उसको वेक्टरलेस जो है वो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर या सेल के अंदर एंटर कराते हैं। सो क्या बन गया हमारा होस्ट सेल कॉम्पिटेंट। ठीक है, सो ये आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।